और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं हूं आपके साथ अनुराग। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शाम राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई दूसरे मंत्री भी शपथ लेंगे। सुबह से ही कई नेताओं को मंत्री बनने के लिए फोन कॉल्स भी आना शुरू हो चुके हैं और हाल फिलहाल में अभी जो टी पार्टी चल रही है उसमें वो तमाम लोग पहुंचे जो मंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने सहयोगी दलों को साथ लेकर मंत्रिमंडल में जगह दी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या गठबंधन की सरकार चलाना नरेंद्र मोदी के लिए आसान रहने वाला है या फिर गठबंधन सरकार में डगर मुश्किल है। सरकार को 5 साल चलाने के लिए नरेंद्र मोदी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत बड़े सवाल है। इन पर सहयोगियों को साधना एक सबसे बड़ा दबाव नजर आता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शाम को राष्ट्रपति भवन में वो प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनकी टीम भी तैयार है। सुबह से ही तमाम नेताओं को मंत्री बनने के फोन कॉल्स जा रहे हैं। आज शपथ लेते ही मोदी 3.0 का काल शुरू हो जाएगा, लेकिन मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री के सामने कई चुनौतियां होंगी। भले ही सारे एनडीए के नेता एक स्वर में एक साथ होने की बात कह रहे हैं, लेकिन गठबंधन सरकार चलाना इतना आसान नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां बेशुमार हैं। जो अहम चुनौतियां हैं उनमें गठबंधन के सभी दलों को साथ लेकर चलना, टकराव वाले मुद्दों पर आम सहमति बनाना, नीतीश और नायडू के साथ सामंजस्य बनाना, मंत्रालयों पर साथी दलों को संतुष्ट करना, बड़े फैसलों से पहले सहमति बनाना जरूरी है। मंत्री बनने के साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा भी जल्द हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मंत्रालय पाकर सहयोगी दल खुश होंगे या उनकी नाराजगी सामने आएगी। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एनडीए के भीतर आम सहमति नहीं है। बीजेपी के एजेंडे में एक देश एक चुनाव का मुद्दा है। बीजेपी इसे लागू करना चाहती है। जेडीयू भी इस पर सहमत दिखाई दे रही है, लेकिन टीडीपी इसके विरोध में है। बीजेपी के संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी इसे लागू करना चाहती है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि इस पर आम सहमति हो, जबकि टीडीपी यूसीसी के विरोध में है। अग्निवीर योजना भी अहम है। इस योजना का चुनाव में बड़ा असर देखने को मिला। बीजेपी इस पर बदलाव नहीं करना चाहती, लेकिन जेडीयू का कहना है कि इस योजना पर पुनर्विचार हो, जबकि टीडीपी का रुख अभी साफ नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। इसके साथ ही जातीय जनगणना का मुद्दा भी है। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि जल्द ही जातीय जनगणना कराई जाए। टीडीपी का इस मुद्दे पर रुख साफ नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग भी तूल पकड़ रही है। बीजेपी बिहार और आंध्र को आर्थिक मदद पर विचार कर रही है, जबकि जेडीयू के साथ साथ चिराग पासवान की भी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वहीं टीडीपी भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। विपक्ष इन मुद्दों को हवा दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। मोदी से विपक्ष को इतनी नफरत है कि कई नेताओं ने तो शपथ समारोह में जाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में गठबंधन की सरकार चलाना नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसी तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों से नरेंद्र मोदी कैसे पार पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर होगी। मोदी की चाय पार्टी की अंदर की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मोदी ने मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज शाम को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन काम चालू हो चुका है। काम चालू है। 100 दिन का टारगेट दे दिया गया है, जो अंदर खाने की जानकारी मिल रही है।
100 दिन में कैसे काम करना है, ये टी पार्टी में जाहिर बात है कि कैजुअल बातचीत हुई होगी और सरकार किन प्रारूपों के साथ काम करेगी इस पर मंथन किया गया है। बताया गया है कि 100 दिन का टारगेट दे दिया गया। आज टी पार्टी में वो तमाम सांसद मौजूद थे जो आज टीम मोदी का हिस्सा होंगे। तमाम मंत्री जो केंद्रीय मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, ये तमाम चेहरे आज मोदी की टी पार्टी में मौजूद थे। गठबंधन के साथियों को साथ लेकर नरेंद्र मोदी ने ये टी पार्टी आयोजित की थी और यहां पर खबर है कि 100 दिनों का टारगेट दे दिया गया। लेकिन इन 100 दिनों के टारगेट के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार के लिए क्या कोई चुनौती है? क्योंकि विपक्ष तो बहुत खुले तौर पर, बहुत सीधे तौर पर कहता है सरकार कुछ महीने की है, उसके बाद सरकार चल नहीं पाएगी। और जो संभावित तौर पर नजर आता है कुछ ऐसे फैसले जिस पर विपक्ष और साथ ही साथ जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो सहमत होते हुए नहीं दिखते। तो ऐसे में इन चुनौतियों को बीजेपी कैसे पार करेगी? बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तारुफ आपसे करवाते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रभात रंजन हमारे साथ जुड़ गए जो कि जेडीयू के नेता है। हमारे साथ युवराज पोखरना जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तारिक खान हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। मैं शुरुआत राकेश जी आप ही से करता हूं क्योंकि अब जब मोदी 3.0 सरकार की बात की जाती है, विपक्ष सबसे पहले कहता है कि सारे मुद्दे आप साइड कर दीजिए, आप ये बताइए सरकार कितने महीने चला पाएंगे। उनको इस बात पर हमेशा आशंका रहती है कि जो आपके सहयोगी दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। देखिए, विपक्ष किसी मुगालते में रहना चाहता है तो मुगालते में रहे। विपक्ष के मुगालते को हम दूर भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सेंट्रल हॉल में जब एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, उसमें एक एक नेता ने स्पष्ट तौर पर अपनी मंशा, अपनी भावना से सबको अवगत कराने का काम किया, जिसको लेकर के बहुत सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा था। प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का सहारा ले रहा था कि शरद पवार जी ने बात करना प्रारंभ कर दिया है। कई तरह की खबरें प्लांट कराने का प्रयास किया जा रहा था, ब्रेकिंग न्यूज चलवाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो सब धाराशायी हो गई। नीतीश कुमार जी ने 2 टूक स्पष्ट केवल इतना ही नहीं कर दिया कि 5 वर्ष तक ये सरकार चलेगी, बल्कि यह भी कह दिया कि इस बार कुछ सीट ये लोग जीत गए हैं, 2029 के चुनाव में वो भी नहीं जीत पाएंगे। ये स्पष्ट है। नहीं राकेश जी, अगर आप टीडीपी को लेकर दावे करते हैं, चलिए एक बार को वो मान लेते हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा सकता है? मैं इस पर बात करूं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिवली, सबसे पहले तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये टी पार्टी की तस्वीर और जो टीम मोदी के हिस्सा हैं, यानी कि जो सांसद मंत्री बनने जा रहे हैं, उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने जब संवाद किया तो ये तस्वीरें थी। आप देखिए इसमें कई बड़े नाम हैं। अब जो गठबंधन के सहयोगी हैं उन बड़े चेहरों को मौका दिया गया। देखिए शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री इससे पहले रहे, पहले की सरकार में अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी, आप देख सकते हैं कई युवा चेहरों को मौका दिया गया है। और खबर अंदर खाने की ये कि मोदी ने मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया है, यानी कि 100 दिन कैसे काम करना है, कैसे मोदी सरकार जो है वो 100 दिन में अपनी चीजों को डिलीवर करेगी। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक एक जानकारी पुख्ता आप तक पहुंचा रहे हैं पीएम आवास से। अमित, अंदर की तस्वीरें सामने आई और इसमें खबर यह है कि टी पार्टी में अगले 100 दिन के फैसलों को लेकर बातचीत की गई है। क्या पूरी जानकारी आपके पास अमित? जी हाँ, देखिए जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब सबसे मुलाकात की, सबको बधाई दी जीत के साथ आने के लिए और शुभकामनाएं भी दी कि अब नई सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ जो 100 दिन का जो एजेंडा था, जिसके बारे में पहले से कहा जा रहा था कि 100 दिन के एजेंडे पर सरकार ने काम किया है, उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उसके बारे में प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि 100 दिन के एजेंडे को लेकर गंभीरता से काम करना है, उस पर सबको लगना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कैसे जो एक विश्वास पैदा हुआ है तमाम एनडीए पर, उस भरोसे को, उस विश्वास को और मजबूत करना है। लोगों का भरोसा जो एनडीए पर आया है उसको और मजबूत करना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस भी मंत्रालय में आपको जिम्मेदारी मिली गई, 10 साल से ये सरकार चल रही है, तो जो पेंडिंग काम है उनको तेजी से करना है। लोक जन कल्याण और गरीब कल्याण, ये 2 मुख्य एजेंडा है सरकार का, जिस पर आपको पूरी तरह से अपने आप को झोंकना है। क्या कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लोगों की जो एक भरोसा एनडीए में है वो इसलिए है क्योंकि लगातार ये प्रो पब्लिक जो पीपल है वो एजेंडे सरकार के रहे हैं, और खास करके गरीब के लिए, गरीब कल्याण के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, उस एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, उन्होंने इस बात को भी कहा। और साथ ही साथ उन्होंने एक और कही कि 10 साल से सबसे बड़ी जो बात रही वो सरकार की रही कि वो पारदर्शी सरकार रही है, वो एक करप्ट फ्री सरकार रही है, और ये सबसे बड़ा यूएसपी है मोदी सरकार में कि जो पैसे आते हैं वो जनता तक पहुंचते हैं। तो इस अमित, इससे पहले जब आप और हम चर्चा कर रहे थे लाइव की, तो आपने
इस बात का जिक्र जरूर किया था कि सरकार की कोशिश होती है कि डिलीवरी पर ध्यान दिया जाए, कितनी लोगों तक डिलीवरी हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए। तो वो 100 दिन की डिलीवरी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से बात कर ली। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा अमित, और बातचीत होती रहेगी, एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे बहुत जल्दी से। राकेश जी, ये तस्वीरें जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जनता देखना चाहती थी कि प्रधानमंत्री ने अपनी टीम के साथ कैसे संवाद किया। ये बहुत खुशनुमा तस्वीर है, लेकिन जब विपक्ष सवाल उठाता है कि गठबंधन नहीं चल पाएगा, और खासतौर पर जब साथी आपके नीतीश कुमार जैसे हो जो इससे पहले पलटी मारने में अच्छा रिकॉर्ड रख चुके हों, तो आपको क्या भरोसा है कि वाकई में आपके गठबंधन के साथी हमेशा साथ देते रहेंगे, खासतौर पर कड़े फैसलों पर? देखिए, चुनाव पूर्व गठबंधन है, कोई चुनाव पश्चात जोड़ गांठ करके इकट्ठा किया गया गठबंधन नहीं है। इसमें पहले से ही विचार विमर्श करके समवैचारिक आधार पर संगठन जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से कुछ समय के लिए अलग जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं है। और बिहार की आज खुशहाली के लिए, आज आंध्र प्रदेश की खुशहाली के लिए हमारे साथ टीडीपी हो, जेडीयू हो, पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। क्योंकि राज्य में सरकार और केंद्र में सरकार, जब दोनों डबल इंजन मिलकर के सरकार चलाएंगे तो राज्य की बेहतरी बेहतर होगी। और आज नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रशासक, उनसे अच्छा देश के बारे में सोचने वाला, ये नेताओं ने स्वयं स्पष्ट किया है। इसलिए आज जो विपक्ष ये मंसूबे पाल कर बैठा हुआ है, मुगालते में है, स्वप्न देख रहा है कि इस गठबंधन की गांठें खुल जाएंगी और उनके लिए फिर सरकार बनाने का अवसर बनेगा, वो अपने गठबंधन की। अच्छा, मैं और कुछ सवालों के साथ आता हूं। राकेश जी, पार्टी उनके साथ अलग होकर के चुनाव लड़ चुकी है, दिल्ली को लेकर के स्पष्ट कर चुके हैं। जी बिल्कुल। राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास, आप जिन बातों पर जा रहे हैं इस पर बात होगी। मैं बहुत जल्दी से, लोकेश जी, ये तो वो कह रहे हैं सीधे मुगालते पाल लिया आपने कि थोड़े दिन में ही सरकार गिर जाएगी, वो तो कह रहे हैं मजबूती के साथ खड़ा है उनका पूरा अलायंस। तो ये अगर आप लोग कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी, तो इसके पीछे का आधार क्या है? कहां चुनौती दिखती है मोदी सरकार के लिए? जी जी, देखिए, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर इनके गठबंधन को टिकना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला है जातीय जनगणना, दूसरा है आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देना, तीसरा मुद्दा आता है मुस्लिम आरक्षण, चौथा मुद्दा आता है अग्निवीर। ये तो केवल शुरुआत है। इन मुद्दों पर पहले ही बहस शुरू हो चुकी है। अब मुद्दा ये आता है कि कौन झुकेगा, क्या भाजपा सरकार झुकेगी या फिर नीतीश कुमार जी की जेडीयू झुकेगी, टीडीपी झुकेगी? तो इस बात पर मुझे लोकेश भाई ये बताइए कि ये जातीय जनगणना वाला मुद्दा क्या ये जेडीयू का मुद्दा था क्या? ये तो मुझे जहां तक याद है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे थे। नहीं, जेडीयू की सरकार ने जातीय जनगणना की है बिहार में। नहीं तो, लेकिन चाहते हैं फर्दर वो उसको कंटिन्यू करेंगे, इस पर उन्होंने बात कही क्या कभी? नहीं, इससे उनकी मांग थी, इसको भारत में लागू किया जाना चाहिए। आप देखिए, सभी जो जेडीयू के नेता है उनकी मांग रही है कि इस जातीय जनगणना का जो मुद्दा है इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। और इस पे अगर मोदी सरकार इनकी बात मानती है तो वह मोदी सरकार के लिए यू टर्न लेने वाली बात होगी। और रही बात अग्निवीर जो स्कीम है, उसके भी विरोध में काफी जेडीयू के नेता आए हैं, तो इस पर भी यू टर्न मोदी सरकार को लेना होगा। केसी त्यागी कह रहे हैं कि इस पर रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू और विरोध में फर्क है ना सर? देखिए, विरोध के बाद ही तो रिव्यू होता है। अच्छा, अगर सरकार कोई नीति को इम्प्लीमेंट कर चुकी है और इम्प्लीमेंट करने के पश्चात विरोध के बाद सरकार उसे रिव्यू करती है, ये सरकार की बहुत बड़ी हार है, नाकामी है। ठीक है, तो उसकी पॉलिसी के अंदर मैं एक मिनट, आप जिसको आधार बनाकर ये बात कह रहे हैं, मैं जरा उनसे पूछ लेता हूं। प्रभात रंजन जी जेडीयू के नेता हैं। प्रभात जी, कोई संशय है क्या अग्निवीर योजना को लेकर या जातीय जनगणना को लेकर? मतलब कोई ऐसी लाइन जिस पर आप कॉन्साइड ना करते हो बीजेपी के साथ? सबसे पहले हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भारत के जनता को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और एनडीए को बहुमत प्रदान किया। आज प्रधानमंत्री, आज पूरे कैबिनेट का गठन होगा, बहुत सारे मंत्री लोग इसमें शपथ लेंगे और जो एजेंडा तय किया जा रहा है उस एजेंडा के अनुसार काम करेंगे। देख रहे हैं, आप ही दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने उन कैबिनेट सहयोगियों के साथ बात कर रहे हैं और 100 दिन का टारगेट दे रखा है हम लोगों को कि अपने लोगों को 100 दिन के अंदर हम लोग को कौन सा कार्य करना है। जहां तक कुछ डिमांड है तो पब्लिक का डिमांड है, चाहे आप वो अग्निवीर का हो या किसी जातीय जनगणना से रिलेटेड बातें हो, तो यह आने वाले समय में धीरे धीरे सरकार होती है इसलिए कि जनता की बातों को ध्यान से सुने और जनता के नुमाइंदा का यह काम होता है कि वह उनका जो मांग है, डिमांड है। अभी इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग बहुत जगह गए हैं, एक पब्लिक से मिला गया है
कई एक जगह इस तरह की बातें आई हैं कि यह होना चाहिए, इसमें थोड़ी तब्दीली होनी नहीं चाहिए। प्रभात जी खुलकर बात कीजिए ना, अभी तो मोदी जी शपथ लेंगे, मैं कह रहा हूं कि खुलकर बात कीजिए ना, क्योंकि आपके यहाँ बिहार में अग्निवीर योजना को लेकर कैसे विरोध हुआ ये तो सबने देखा, झारखंड और बिहार से सबसे ज्यादा विरोध की तस्वीरें सामने आई थी। तो क्या आप सरकार को जिन चीजों पर घेरने की बात कह रहे हैं या जिन चीजों पर ये बोलने की कोशिश करें कि जो जनता के मुद्दे उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो क्या उसमें अग्निवीर योजना भी है क्या? निसंदेह कुछ योजनाएं हैं, उसमें से अग्निवीर भी एक है। ओके, हम लोग चाहेंगे कि उसकी समीक्षा हो। समीक्षा में अगर जो लग रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं जो अग्निवीर योजना के तहत जाना चाह रहे हैं उनके भी कुछ जायज मांगे हैं, उन मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो प्रधानमंत्री राकेश जी ये तो आपके अलायंस के साथ बैठे हुए व्यक्ति वो कह रहे हैं कि जायज मांगों पर तो हम सवाल उठाएंगे और उसमें अग्निवीर योजना शामिल है। अग्निवीर पर कभी भी सरकार ने ऐसा कोई रुख नहीं रखा कि इस पर यूटर्न लिया जा सकता है, जबकि आपके अलायंस के लोग अग्निवीर पर सवाल उठाते रहे। बात देखिए लोकतंत्र में क्या है। अच्छा प्रभात जी जवाब दे रहे हैं, राकेश जी जवाब दे रहे हैं, सवालों का जवाब देना ये एक जी राकेश जी प्लीज कंटिन्यू। लोकतंत्र में सवालों का उठना और सवालों का जवाब देना ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया चलेगी। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई हमें पीछे हटना, झुक जाना, यू टर्न मारना, ऐसा शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है। मैं मानता हूं लोकतंत्र में अगर कोई सकारात्मक सुझाव विपक्ष की ओर से आएगा ना तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे। हम विपक्ष की ओर से आए हुए स्वीकारों को भी इनकार नहीं करते हैं। आप केवल स्वार्थपरकता से ऊपर उठ करके अगर देश हित में, समाज हित में कोई सकारात्मक सुझाव देंगे तो हम विपक्ष के सुझाव को भी स्वीकार करेंगे। जहां तक अग्निवीर का मसला है, अग्निवीर का मसौदा कोई राजनीतिक पार्टी ने कोई एजेंडे के तहत तैयार नहीं किया था। ये देश की सेना की तरफ से तैयार किया गया है, देश की सेना ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। और अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी खामी दिखाई पड़ रही है जिसका व्यापक असर देश के युवाओं पर पड़ रहा है या देश की सेना पर पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर किसी भी बात को रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है। लोकतंत्र में संसद संवाद के लिए होती है, संसद के भीतर बैठ मैं राकेश जी आ रहा हूं आपके पास, आपने बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दिया। लोकेश भाई आपको जिन मुद्दों पर लगता है कि भैया मोदी जी को आदत है कि वो सिंगल हैंडेडली फैसले लेते हैं, यहाँ तो बीजेपी खुलकर बोल रही है कि अगर चुनौती के तौर पर हमारे पास विपक्ष की कोई, माफ कीजिएगा, जो सहयोगी दलों की कोई मांग आएगी तो हम रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। तो जो सबसे बड़ा आधार आपको लगता है कि सरकार नहीं टिकेगी, सरकार नहीं चलेगी, उस आधार को तो बता दिया बीजेपी ने कि नहीं नहीं हम यहां पर झुकने के लिए तैयार हैं। अनुराग जी, इतनी प्रसन्नता हुई राकेश जी के मुंह से लोकतांत्रिक भाषा सुनकर। इस चुनाव के निर्णय के बाद जो शब्द बदले हैं, बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा कि कोई सुझाव अगर आता है उसकी समीक्षा होगी और सवालों का सरकार जवाब देगी। अरे मैं तो कहता हूं ये वही सरकार थी जिसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिसमिस कर दिया। भाई जब हमने प्रश्न पूछा तब डिस्क्वालीफाई हो गए, डिसमिस हो गए। आज वाकई में मेरा दिल हर्षोल्लास में है कि ये सरकार जो है, आज विपक्ष भी खुश है सरकार के रुख को लेकर और सरकार भी खुश है क्योंकि नरेंद्र मोदी 3.0 गठित होने जा रही है। एक छोटी सी टिप्पणी, ठीक है राकेश जी जल्दी से, फिर मैं समाजवादी पार्टी के पास जाता हूँ, टिप्पणी कर दूं। देखिए देश ने देखा है कि कैसे मणिपुर के मसले को लेकर के संसद को बाधित करने का काम विपक्ष ने किया और प्रधानमंत्री के बयान की अपेक्षा की, जिसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन तक लेकर के चले आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो जवाब दिया, प्रधानमंत्री के जवाब से आप डर करके भाग गए, आप संसद का बायकॉट करके गए थे। देश के 3 कृषि कानूनों को लेकर के देश में लंबा आंदोलन चलाने का प्रयास आपने किया, क्या सरकार ने रिव्यू नहीं किया? सरकार तो लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा रिव्यू करने के लिए तैयार रहती है। देश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें, ठीक है राकेश जी मैं आ रहा हूं, एक बार फिर से आपके पास कुछ और सवाल है मेरे पास आपके लिए। मैं तारिक भाई के पास जाता हूं। तारिक भाई देखिए विपक्ष बार बार सवाल भले उठा ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जब भी सामने आया नतीजों के बाद उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा कड़े फैसले होंगे और सरकार वैसे ही चलेगी जैसे पिछले 10 साल चले। तो यह चिंता हो सकता है कि विपक्ष के मन में हो कि सरकार चले या ना चले, लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम क्लियर है। अभी देखिए ऐसा है ना कि सेंट्रल हॉल में क्या कहा गया, इसका जिक्र किया बीजेपी के प्रवक्ता ने। बड़ा इंपॉर्टेंस है इस बात की कि किसने कब क्या कहा। तो आतंकवादी कहा था चंद्रबाबू नायडू ने मोदी साहब को, कभी जिक्र कर देता हूं। और नीतीश साहब ने कहा था मर जाना पसंद करूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो याद रखिए इन चीजों को बता रहा हूं कि ऐसे नहीं तो आरजेडी ने भी तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कसम खाई थी। मीसा कानून जब लगा था तो आरजेडी ने भी कसम खाई थी। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी कितनी बनती है ये सब जानते हैं। हम आज मुबारकबाद देते हैं। अच्छा एक और चीज है कि जैसे छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं बात करते वैसे बात करते। अग्निवीर योजना को डिफेंस ने बनाया था,
तो और सेना के लोगों ने बनाया था। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी? डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या काम है? राजनाथ सिंह साहब का क्या काम है? उसको इम्प्लीमेंट मंत्रालय करेगा, मंत्री करेगा, सरकार करेगी या सेना करेगी? क्या भाई कैसी बातें होती हैं यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आता। खैर छोड़िए, इनकी समझ इतनी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी रिपोर्ट पेश की। समझ में आने के लिए थोड़ी समझदारी विकसित करनी बीच में नहीं, इनको म्यूट कराइए। एंकर महोदय, मैं चुप जाता हूं, इनको बुलवाइए। आप बोलिए, उन्होंने सिर्फ टिप्पणी की। सत्ता इनकी है, इनको चांस दीजिए, मैं चुप रहा हूं। नहीं, अरे सर, आप मजबूत विपक्ष हैं। पहले जो मजबूत शब्द नहीं लगता था विपक्ष के साथ, अब वो मजबूत विपक्ष लग गया है। तो आप बोलिए, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी की है। साहब बोलूं? साहब इजाजत है? इजाजत दीजिए साहब, अब बोलता हूं साहब। बड़ी अच्छी शुरुआत में रिपोर्ट आपने पेश की। एक चीज आप भूल गए उस रिपोर्ट में पेश कर जी, मुसलमानों को आरक्षण। हाँ। मोदी साहब ने चिल्ला के मंचों से कहा, जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दूंगा। हाँ। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 4% मुसलमानों को आरक्षण कंटिन्यू रहेगा। कुछ मुंह खुलेगा इस पे? हाँ। कुछ बोलिए ना साहब, कुछ बोलिए, जनता सुनना चाहती है। आप तो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 240 सीटें हिंदुओं ने आपको दी। बोलेंगे मैं आ रहा हूं, राकेश जी बोल लेने दीजिए। हाँ। अरे मुसलमानों का आरक्षण रोकिए साहब, आपने कर्नाटका में रोका था, फैसला लिया था। अब चंद्रबाबू, अच्छा तारिक भाई, चलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के आरक्षण पर खुलकर बात होगी। मैं कह रहा हूं होगी बात। मैं एक छोटा सा रिएक्शन और आपसे ले लेता हूं। मुझे ये बताइए कि चलिए, ये तो उनका प्रॉब्लम है कि जब इस तरह के कोई बिल आएंगे या इस तरह की कोई चीज होगी तो सरकार अपने स्तर पर जूझेगी अपने गठबंधन के साथियों के साथ। आप लोगों ने जो दावा किया था कि सरकार नहीं बनेगी, आप लोग जो कह रहे थे कि नीतीश बाबू हमारे खेमे में, हम इनको ले आएंगे, उनको ले आएंगे, सरकार बना लेंगे, 295 राहुल गांधी कह रहे थे चुनाव से एक दिन पहले, तो वो तो कम से कम अब दावे आपके धराशायी हो गए ना मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के साथ। हम लोग हार गए, हम लोग तो मान ही रहे कि हम लोगों को जनता ने हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया। अच्छा, बीजेपी को सीटें कितनी थी? 543 में ये 800 सीटें बीजेपी को दी। इतना भारी मोदी जी को मैंडेट दे दिया है, ये ओवरवेलमिंग है। कुछ सीटें तो ये नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, बर्मा यहाँ पे लड़े थे, जीत गए। मुबारकबाद इनको। नहीं, आपके साथ जो कांग्रेस पार्टी बैठी है ना सर, वो 327 सीटों पर लड़ी, 99 जीत पाई। तो क्या इसमें क्यों वो रेशियो क्यों निकाल रहे हैं जीत का? फिर बताता हूं मैं। भारतीय जनसंघ 51 में बनी और उसके बाद 5 चुनाव में 80 सीट पूरी नहीं कर पाई। पहले चुनाव में 3 सीट, दूसरे चुनाव में 4 सीट, तीसरे चुनाव में 14 सीट, चौथे चुनाव में 22 सीट। सर वो जब बनी तब की ये लड़ाई है ना सर, जो बन चुकी, 70 साल देश में रह चुकी, उसके ये हाल है। मैं आता हूं आपके पास, ठीक है, लेकिन आज आप लोगों का मुफीद टॉपिक है चर्चा में कि चुनौती क्या है। मैं एक बार बात कर लेता हूं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक युवराज जी जुड़े हुए हैं। युवराज जी, ये जितना आसान राकेश जी बता रहे हैं मोदी सरकार का चलना, ये उतना आसान लगता है क्या आपको? और वो मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा तो छेड़ ही दिया है विपक्ष ने कि अगर आप मुस्लिम आरक्षण पर अपना स्टैंड क्लियर करते हैं कि ये एनी हाउ नहीं मिलेगा, तो फिर चंद्रबाबू नायडू को कैसे मनाएंगे? वो कितने वक्त तक आपके साथ रहेंगे? अनुराग जी नमस्ते आप सभी को। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जितना आसान बताया जा रहा है ये उतना आसान तो नहीं है, लेकिन उतना असंभव भी नहीं है, क्योंकि 10 साल की सरकार के बाद भी 54% की स्ट्राइक रेट से बीजेपी पैन इंडिया पार्टी उभर के आई है। और दूसरा, मैं जब ऐतिहासिक तथ्यों पे जाता हूं तो नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पे आने के पहले संगठन में जब थे तो गुजरात में चिमनलाल जी के साथ, बंसीलाल जी के साथ हरियाणा में, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और ये अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन धर्म निभाने का बहुत अच्छा मोदी जी का अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री होकर गठबंधन के साथ सरकार चलाना एक अलग चीज है और संगठन में रहकर संगठन की जिम्मेदारी निभाना एक अलग चीज है। मैं डिफर करता हूं इस चीज को, इसलिए मैं आपको थोड़ा समय दीजिए। मैंने शील के साथ सभी को सुना जी। तो बहरहाल मुद्दा ये था कि वाद संवाद से भी राजनीति होती है, विवाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां वाद संवाद विफल जाएंगे वहां विवाद होंगे। तो मुझे लगता है गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के बीजेपी विकसित भारत का जो उनका संकल्प है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। और मोदी जी वो नेता है, जब उन्होंने कह दिया है कि मोदी 3.0 बहुत तेजी से आगे जाएगा और एग्रेशन दिखा दिया 100 दिन का प्रोग्राम बना के, तो इनकी प्रायोरिटी में डिफेंस नहीं, लेकिन वो एग्रेशन के साथ विपक्ष जलब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मतलब विपक्ष तो ठीक है, आपके सहयोगी दल जलब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मसलन यूसीसी पर अगर एक फैसला लेना हो तो क्या क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें मुस्लिमों का साथ हमेशा रहा है आंध्र प्रदेश में, तो क्या यूसीसी लागू करते वक्त आंध्र प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स जो है वो टीडीपी से सवाल नहीं पूछेंगे? उस केस में क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ अलायंस रख पाएंगे क्या?
अनुराग जी, आप और इस पैनल में सभी लोग अग्री करेंगे कि राजनीति इज अबाउट परसेप्शन एंड टाइमिंग। तो मुझे लगता है एक प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी और जब तक गठबंधन का मतलब कुल मिलाकर आप ये मानते हैं ना कि बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ सीटें बैक बर्नर पे रहेगी। मैं मानता हूँ ये चीजें, कुछ चीजें बैक साइड रहेगी। ओके, और प्रायोरिटी पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ तारिक भाई, आ रहा हूँ आपके पास, आपका सवाल लेकर राकेश जी के पास जाता हूँ। राकेश जी, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आप लोग धर्मांतरण विरोधी कानून यूसीसी पर काम कर रहे थे, मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री बहुत खुलकर कह चुके हैं, लेकिन आपके साथ बैठी हुई पार्टियां जो कि मसलन टीडीपी की बात कर लेता हूं मैं, टीडीपी ने खुलकर कह दिया कि हम मुस्लिम आरक्षण को नहीं छेड़ेंगे। इससे पता चलता है कि उनकी करीबियत उस वोट बैंक से, राज्य में उनको उस वोट बैंक के पास जाना है। तो जब जनता सवाल पूछेगी टीडीपी से कि भाई साहब केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार तो यूसीसी लाने की बात कर रही है और हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप सत्ता में क्यों हैं, तो क्या जवाब देंगे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू? देखिए अनुराग जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो 14 से लेकर के 2019 तक पहले कार्यकाल में अनुच्छेद 370 ए नहीं हटा, अनुच्छेद 370 और 35 ए नहीं हटा था। तो क्या इसके आधार पर यह मान लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी की सरकार थी? तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने अनुच्छेद 370 के मसले पर पीछे हट गई थी? नहीं हटी। सबका उपयुक्त समय आता है, कब किस घटना के लिए क्या उपयुक्त समय होगा, किस संदर्भ में क्या नियम बनाने होंगे, ये देश की संसद में मिल बैठ करके तय करेंगे। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने जो जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो रखा है, अपना संकल्प पत्र रखा है, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है। मोदी जी ने जो गारंटी दी है उस गारंटी को पूरा करने वाले हैं। नहीं राकेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, आर्थिक शक्ति बनाना, आप सुलझे हुए प्रवक्ता में, इसीलिए आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब टीडीपी कहती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं और जब मोदी जी कहते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो ये डिफर हो जाती हैं दोनों पार्टियां वैचारिक तौर पर। तो जनता ने अगर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी को चुना और बीजेपी अगर सत्ता में है और उसके अलायंस पार्टनर उसका इस मुद्दे पर साथ ना दे, तो ये तो सरकार के लिए असमंजस की स्थिति है ना। और फिर बार बार विपक्ष कहता है कि ज्यादा दिन चलेगी नहीं सरकार ऐसे। तो देखिए, आज तो अभी मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, आज शपथ होने जा रही है। मुझे लगता है किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति होती, किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति होती तो शायद आज शपथ नहीं हो रही होती। सब मिलकर के एकजुट है, सब एक राय है, एक मत है और सबकी इच्छा है कि सरकार ये 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा करे, देश को आगे ले जाने के जो एजेंडे हैं उसको लेकर के चले। और आज प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को लेकर के 100 दिनों का जो टारगेट जिसकी आप बात कर रहे थे ना, 100 दिनों का पहले खाका क्या होगा, सरकार कैसे काम करेगी, इसका एक पूरा रोड मैप पहले से तैयार है। 2047 तक भारत को विकसित भारत कैसे बनाना है, इसका रोड मैप पहले से पूरा तैयार है। और उसी रोड मैप को लेकर के मतलब राकेश जी, मैं अगर एक लाइन में कहूं कि जो सरकार के स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की प्रक्रिया थी वो वैसी की वैसी रहेगी, एक लाइन में निश्चित तौर पर रहेगी और तीव्र गति से होगी और तत्परता से होगी और प्रामाणिकता से होगी। ठीक है, लेकिन लोकेश भाई ऐसा तो नहीं है कि देश में दूसरी पार्टियों ने कभी कोलिशन में सरकार नहीं चलाई और इसका अनुभव तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुत ज्यादा है। 2009 से पहले तो सारी कोलिशन की गवर्नमेंट रही है, तो फिर बीजेपी पे इतने सवाल क्यों है? अनुराग जी, कांग्रेस का संगठन एक मास बेस्ड संगठन की तरह है। हाँ, और भाजपा का संगठन एक काडर बेस्ड है। नहीं, लेकिन लोकेश भाई आप जो कह रहे हैं, मैं उस पर एक चीज और समझना चाहता हूं कि ये जितने भी विपक्षी पार्टियां, आरजेडी आप देख लीजिए, आप टीएमसी देख लीजिए, या तो वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई या कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टियां खड़ी हुई हैं। अनुराग जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। आ रहा हूं मैं, युवराज जी आऊंगा आपके पास। भाजपा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक हाई कमांड से निर्धारित कर लिए। राजस्थान में ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जिनके पास पहले अनुभव नहीं था और अनुभवी नेताओं को उन्होंने पोर्टफोलियो नहीं दिया। तो इस तरह का संगठन जो कैडर बेस्ड होता है, लेकिन सर संगठन से तो कोई आवाज ही नहीं है। ये आवाज तो बतौर विपक्ष आप उठा रहे हैं, संगठन तो बिल्कुल राजी है उन मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर। देखिए उनकी खामोशी को उनकी सहमति समझने की भूल मत करिए आप। यही कौन भूल कर रहा है? मैं राकेश जी, मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है, मैं चाहूंगा 10-10 सेकंड में सब जवाब दे दे। पहले मैं प्रभात जी के पास आता हूं। प्रभात जी, कोई संशय तो नहीं, सरकार चल रही है 5 साल, सब नीतीश कुमार के नाम को लेकर ही डाउट पालते मन में? बिल्कुल 5 साल या सरकार चलेगी और गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से चलेगी। हम लोगों का अनुभव रहा है। कड़े फैसले लेंगे, मतलब कड़े फैसले में साथ देंगे नरेंद्र मोदी का? गठबंधन की सरकार में जब संयुक्त रूप से फैसले लिए जाते हैं तो सारे फैसले में लोग मिलजुल कर के ही करते हैं। अच्छा, तो मिलजुल कर फैसले लिए जाएंगे तारिक भाई?
10 सेकंड में बताइए। यहाँ तो बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, यहाँ तो मुझे लगता है कि विपक्ष के कोई आरोप टिक नहीं रहे सरकार के ऊपर जो लग रहे हैं। 100 दिन में यूसीसी लेके आए, 100 दिन के अंदर सरकार गिरेगी, इसकी गारंटी देता हूं, मुझे बुला लीजिएगा। यूसीसी लेके आए ना जब मैनिफेस्टो में, डरते क्यों है भाई? मैनिफेस्टो में वादा किया, लेके आए ना, 100 दिन में सरकार गिरेगी, आप देखिए। ठीक है, डरते। ठीक है युवराज जी, लास्ट कमेंट प्लीज। 1984 के बाद कोई सरकार को फुल पूर्ण बहुमत मिला नहीं है। और 2009 में तो यूपीए मिला के हाफ मार्क से 10 सीट लाई थी। तो ये लोग गठबंधन की बात करते हो, हास्यास्पद लगता है। मोदी सर्वमान्य नेता है, बीजेपी का नेता नीति है, ये लोग अच्छे से सरकार चलाएंगे, आप लिख के रखें। ठीक है, लास्ट कमेंट राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज कंक्लूड कर लीजिए, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। देखिए 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले दम पर बहुमत पर थी, उसके बावजूद हमने अलायंस पार्टनर्स को 5 मंत्री तब भी बनाया था। 2019 के चुनाव में भी अकेले दम पर 303 सीटें भाजपा की थी, फिर भी अलायंस पार्टनर्स को साथ हमने मंत्री बनाया था। हम गठबंधन की सरकार चलाना जानते हैं, हमारा अनुभव है। ठीक है सर, प्रकार से सबका साथ, ठीक है सर, 5 साल सरकार चलेगी तो देखने के लिए आप हम सब यहाँ मौजूद हैं कैसे चलती है। और खासतौर पर तारिक भाई भी कह रहे हैं कि अगले 100 दिन में कड़े फैसले लीजिए, तो वो देख रहे हैं, तो इस पर बात होती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर सबसे ऑथेंटिक और सबसे एक्यूरेट कवरेज आप हमारी टाइम्स नाउ भारत पर देखेंगे। एक